हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम यहां पर 18 अगस्त के सभी करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे फैक्ट आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप सभी चेकआउट कीजिए। तब तक आइए पहले क्वेश्चन की तरफ यहां पर हम चलेंगे। देखिए, 65 स्काई डाइवर्स ने एक ही एयरक्राफ्ट से नेशनल फ्लैग के साथ जंप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें कितने भारतीय शामिल थे? तो देखिए, ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 65 स्काई डाइवर्स के द्वारा, जिन्होंने नेशनल फ्लैग के साथ जंप किया है। इसमें 3 इंडियन शामिल थे जिन्होंने भारत के नेशनल फ्लैग तिरंगे के साथ जंप किया। अच्छा, यह आयोजन कहां पर हुआ था? तो यह आयोजन किया गया लीबिया में। लीबिया के बेनगाजी शहर में यह आयोजन किया गया था। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है इल्यूशन IL-76 TD। यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नाम है। रशिया में यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना है, ठीक है, काफी बड़ा है। तो इससे 65 इंटरनेशनल जो स्काई डाइवर्स है उन्होंने एक साथ आसमान से जंप किया। टोटल 13,000 फीट की ऊंचाई से यह जंप किया गया। ऑलमोस्ट अगर हम ऊंचाई देखने जाएं तो 4 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई से जंप किया गया। ये जो 65 स्काई डाइवर है ना, ये अलग अलग 38 देशों से आते हैं। तो सभी ने, जो ग्रुप थे 2 लोगों के या कोई सिंगल है, उन्होंने अपने अपने देश का जो नेशनल फ्लैग है उसके साथ जंप किया था। तो इसमें 3 इंडियन थे, उन्होंने भारत के नेशनल फ्लैग तिरंगे के साथ जंप करके इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया। देखिए, यहां पर जो नेशनल फ्लैग है ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग देशों का था, लेकिन यहां पर जो मुख्य उद्देश्य है इस स्काई डाइविंग का, ये था सभी देशों के बीच में यूनिटी को स्थापित करना, यूनिटी दिखाना, सेम भागीदारी, कोऑर्डिनेशन बनाना। इस स्काई डाइविंग को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो लीबिया के बेनगाजी शहर में यह आयोजन किया गया, ठीक है। 38 देशों के स्काई डाइवर्स थे। इंडिया के जो 3 थे उसमें जमशीर थानालोट केरला से आते हैं, अभिषेक रावत उत्तर प्रदेश और ईशा राज ये बिहार से। तो ये 3 इंडियन थे, ठीक है, यूएई बेस्ड इंडियन हैं। इन्होंने यहां पर जंप किया था। देखिए, यहां पर इंडिया का तिरंगा फहराया 3 लोगों ने। बाकी जितने भी लोग थे, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने अपने देश का जो नेशनल फ्लैग है वो फहराया और इस तरीके से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस अचीवमेंट को ऑफिशियली वेरीफाई किया है, रिकॉग्नाइज किया है, और ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड या विश्व रिकॉर्ड आप इसको बोल सकते हो, सबसे ज्यादा स्काई डाइवर्स के द्वारा एक साथ हवा में नेशनल फ्लैग फहराने का। यहां पर एक एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इल्यूशन IL-76 TD। ये रशिया में बना एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, काफी बड़ा है। इसका यूज नॉर्मली किसी भी वॉर की कंडीशन में जो सैनिक होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, या फिर जो वॉर हेड होता है उसको कैरी करने के लिए, सामान उठाने के लिए, इक्विपमेंट लाने ले जाने के लिए इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली एयरक्राफ्ट बड़ा है, इसीलिए जो पैराट्रूपर्स हैं, जो स्काई डाइवर्स है, उनके लिए भी ये एक सहूलियत देता है कि वो ज्यादा ऊंचाई से जाकर जंप कर पाए। तो इसीलिए इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज किया गया है इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। सेकेंड, भारत का पहला वर्चुअल जू कहां शुरू किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला वर्चुअल जू जो है ना, इसे स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। अभी जो आप सेशन देख रहे हो ना, इस जू के 1 किलोमीटर की रेडियस में ही रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से भारत का पहला वर्चुअल जू शुरू किया गया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल जू क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मल वैसे तो ये एक चिड़ियाघर है, जू है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के रूप में इंदौर जू को जाना जाता है। अब जो वर्चुअल जू है ना, ये इसी चिड़ियाघर के अंदर स्थापित किया गया है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी वाइल्ड एनिमल के पास जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके बारे में सारी जानकारी ले सकता है। तो जैसे 3D या 4D
जो इमेजेस चलती है ना उस तरीके से इसे स्थापित किया गया है। तो वहां पर आपको जैसे मूवीज चलती है या फिर जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव एक्सपीरियंस होता है वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो वर्चुअल जू है, जू के अंदर ही है ना, जो ट्रेडिशनल जू होता है उसी के अंदर ही ये वर्चुअल जू बनाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर जू। तो इसमें देश का पहला वर्चुअल जू शुरू किया गया। इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये एमपी के सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया है। जो फैसिलिटी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर विकसित की गई और इसकी टोटल कॉस्ट आई है 4.5 करोड़ रुपए और ये टोटल 8,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो वर्चुअल जू है उसकी बात हो रही है। तो नॉर्मली आपको वर्चुअल जू यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, वर्चुअली उन्हें पास से देखा जा सकेगा। नॉर्मल जू में क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो काफी दूर होते हैं, ढंग से दिखाई नहीं देते, है ना, छोटे दिखाई देते हैं और उनके बारे में कैजुअली ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अर्न नहीं की जा सकती। लेकिन वर्चुअल जू में उन पर नॉर्मली 3D 4D इस प्रकार की जो मूवीज है वो दिखाई जाती है और वर्चुअल जू में टेक्नोलॉजी की मदद से आप वाइल्ड एनिमल को देख पाओगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस यहां पर किसी भी व्यक्ति का बिल्ड हो सकता है। तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का भी क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि देखिए वैसे तो जू से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इसलिए भी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 1974 में यह जू बनाया गया था। 51 एकड़ एरिया में अप्रोक्स ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर के मिड में ये देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर आप कभी भंवर, कुआं, नौलखा इन एरियाज में गए हों तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन का अवार्ड किस कंपनी को मिला है? तो देखिए यहां पर पहले तो एक गवर्नमेंट स्कीम की बात की गई है। कौन सी स्कीम है? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इसके तहत अभी इंडस्ट्री अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया। अलग अलग कैटेगरीज में कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, उनका अवार्ड दिया गया। इसी में से एक कैटेगरी है ओवरऑल इंडस्ट्री कैटेगरी या चैंपियन। इसमें जो अवार्ड है ना, ये दिया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। एक एक फैक्ट समझेंगे हम यहां पर। पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है, न्यूज क्या है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 आयोजित किए गए। अब देखिए वो कंपनी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का जो फर्स्ट फेज था, जो पायलट फेज के रूप में शुरू किया गया था, उसमें जिस भी कंपनी ने अच्छा योगदान दिया हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, तो अलग अलग कैटेगरीज में कंपनियों को इस स्कीम के तहत सम्मानित किया गया। वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहां पर हमने मेन कैटेगरीज ली है। कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जिनमें 2 या 2 से अधिक कंपनियों को अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम वो देखते हैं जो कि पूछी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी आती है, ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन कैटेगरी आती है। इसमें जो अवार्ड है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी को दिया गया। फिर आती है प्री इंटर्नशिप एक्सीलेंस अवार्ड, एचडीएफसी बैंक को दिया गया। एक इंटर्नशिप मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड है, ये श्रीराम फाइनेंस को दिया गया, एक कंपनी है। इनोवेशन इन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये जो अवार्ड है ये आईबीएम इंडिया को दिया गया। और इनोवेशन इन एग्जिट पाथवे, ये जो अवार्ड है ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। तो नॉर्मली 5 कैटेगरीज यहां पर मैंने आपको बताई। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी वो पहली है, ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन कैटेगरी। तो इसमें अवार्ड दिया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। अब अवार्ड तो कंपनी को दिए गए, इंडस्ट्रीज को दिए गए, जिस स्कीम के तहत दिए गए उसकी भी हमने बात की, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है। स्कीम क्या है ये समझो। देखो इसका उद्देश्य क्या है, देश के जो युवा है ना उनको उनमें स्किल जो है वो डेवलप की जा सके अलग अलग क्षेत्रों की। अब इसके लिए क्या किया जाए, एजुकेशन तो ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सारे युवा ले लेते हैं, लेकिन आप समझो
स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप कहीं जॉब लेने जाते हो ना, तो वो ये नहीं देखता कि आपकी डिग्रीज क्या है ना, वो देखता है कि भाई एक मान लो कि आपका कोई काम है, इलेक्ट्रीशियन हो आप, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है क्या नहीं। भाई ये खराब है बल्ब, ये खराब है ट्यूबलाइट, या फिर ये कैमरा खराब है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है उसको जाओ वो ठीक करो। एसी खराब हो गया, अदर इलेक्ट्रिक कोई कंपोनेंट है वो खराब हो गया, तो सुधारो उसको, पैसे ले जाओ, स्किल का पैसा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जुलाई 2024 में, जो यूनियन बजट में वैसे अनाउंस किया जा चुका था, तो 2024 में जुलाई में से फाइनली अनाउंस किया गया और 3 अक्टूबर 2024 को इसे देश में लागू किया गया। इसके तहत देश के जो युवा है ना, जो यूथ है, उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी अलग अलग कंपनीज में। तो कंपनीज को भी गवर्नमेंट ने सहूलियत दी थी कि अगर आप इंटर्नशिप करवाते हो स्टूडेंट्स को तो आपको भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 साल में 1 करोड़ जो इंटर्नशिप है उसकी व्यवस्था की गई थी पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत। कोई भी कंपनी नए जो इंटर्न है उसको जब ज्वाइन करवाती है तो 1 साल की इंटर्नशिप ड्यूरेशन है, 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट या जो भी यूथ है उसको। कंपनी में 5,000 रुपए ये स्टाइपेंड दिया जाता है यूथ को। जब वो ज्वाइन करता है तो शुरुआत में ही उसको 6,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट भी दी जाती है और फिर 1 साल तक 5-5 हजार रुपए की गवर्नमेंट मदद करती है। मतलब एक इंटर्नशिप है तो उसको उसका पैसा मिलता है, क्योंकि 1 महीने काम तो करेगा, भले ही सीख रहा है पर काम तो कर रहा है, आ तो रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती और इसीलिए जो अवार्ड है वो भी किसने दिए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। अवार्ड का नाम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम या स्कीम को भी याद रखिएगा। 2024 में देश में इसे लॉन्च किया गया था। इंटर्न को कितना स्टाइपेंड दिया जाता है प्रति माह? 5,000 रुपए का, और वन टाइम ग्रांट कितने दी जाती है? तो ये 6,000 रुपए की दी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो पहले महीने में जो व्यक्ति है जो भी इंटर्नशिप कर रहा है किसी कंपनी में, उसके अकाउंट में 11,000 रुपए आ जाएंगे। 6,000 तो एक मुश्त आ गया और फिर 5,000 रुपए जब वो इंटर्नशिप शुरू करेगा तो फिर हर महीने दिया जाएगा। तो पहले महीने में तो 11,000 रुपए आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी जीएस अस्त्र 2026 पैकेज को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, स्पेशली एसएससी सीजीएल कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने क्या किया है कि पिछले जो 5 साल के पेपर्स हैं एग्जाम्स के एसएससी सीजीएल के, उनको एनालिसिस किया है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आधार पर एक थ्योरी सेक्शन आपके लिए तैयार किया गया है, स्पेशली जीएस का। यहीं से आपको जीएस के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कवर हो जाएंगे। तो इसको ज्वाइन कीजिएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। आगे चलेंगे। एक्सरसाइज मैत्री का 15वां एडिशन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो यहां पर बात की जा रही है एक्सरसाइज मैत्री की। याद रखिएगा, जब भी एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो ये इंडिया और थाईलैंड के मध्य में आयोजित की जाने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किनके मध्य में? इंडिया और थाईलैंड की जो आर्मी है उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 15वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है, ये रनिंग में चल रहा है। आयोजन कहां पर? तो थाईलैंड में उनका एक मिलिट्री बेस है। ठीक है, ये कैंप पे एक विभावादी रेंज सिट कैंप है जो कि हमें देखने को मिलता है थाईलैंड में। थाईलैंड का यही है। तो थाईलैंड में इस बार 15वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। शुरू हो चुका था ये 8 अगस्त को और 31 अगस्त को इस मंथ के एंड तक ये कंटिन्यू चलेगा। 15वां एडिशन है। इंडिया और थाईलैंड की मिलिट्री के मध्य में एक्सरसाइज मैत्री आयोजित की जाती है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो दोनों देशों की आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, दोनों देशों की आर्मी के बीच में जॉइंट कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सके इन फ्यूचर, इसके लिए अभी अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया और थाईलैंड के 85 जो आर्मी मैन है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
आयोजन कहां पर हो रहा है? थाईलैंड में। ठीक है, सबसे पहली बार ये जो एक्सरसाइज है ना, भारत की आर्मी और थाईलैंड की आर्मी, जिसे रॉयल थाई आर्मी के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के बीच में 2006 में शुरू हुई थी। कब? 2006 में। 14th एडिशन हर साल नॉर्मली आयोजित की जाती है। 14th एडिशन 2025 में भारत में हुआ था, मेघालय में। तो मतलब टन बाय टन दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ मेघालय में ये 2025 में आयोजित किया गया था, तो अब 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है थाईलैंड में। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के मध्य में आयोजित की जाती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही में 71 ईयर की एज में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार का निधन हो गया? तो 71 वर्ष की आयु में एक बहुत ही फेमस बंगाली फिल्म मेकर है जिनका निधन हो गया। इनका नाम है राजा सेन। इनसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमने अधिकतर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के कोई फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, तो उनसे क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, राजा सेन की जब हम बात करते हैं तो किस भाषा के फिल्म मेकर है? तो ये बंगाली फिल्म मेकर है। 71 ईयर की एज में हाल ही में राजा सेन का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं राजा सेन क्योंकि इनको 3 नेशनल अवार्ड दिए जा चुके हैं। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिले हुए हैं। कोलकाता में 71 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। इनकी एक फिल्म है जिनको इन्होंने पहली बार डायरेक्ट किया था 1996 में, दामू एक मूवी है, इनके डायरेक्शन में बनी थी। इसके लिए भी इन्हें बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। बंगाली सिनेमा, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्री में काफी काम किया। अदर लैंग्वेजेस में भी फिल्म बनाई है, लेकिन स्पेशली बंगाली फिल्म के लिए जाना जाता है, बंगाली भाषा की फिल्मों के लिए। सुचित्रा मित्रा डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री थी, 1993 में प्रकाशित हुई थी। इसमें बेस्ट आर्ट या कल्चरल फिल्म की कैटेगरी में इनको नेशनल अवार्ड दिया गया। इनके डायरेक्शन में बनी दामू के लिए इनको बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी में 1997 में नेशनल अवार्ड दिया गया। और आत्मीय स्वजन नाम की एक बंगाली बेस्ट फिल्म ऑन फिल्म फेयर वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, इसके लिए 1999 में इनको दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इस तरीके से 3 नेशनल फिल्म अवार्ड है। राजा सेन कोलकाता से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, बंगाली भाषा के फिल्म मेकर। 71 ईयर की एज में इनका हो गया निधन। साइबर कुश्ती 2026 को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो साइबर कुश्ती 2026, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक संस्थान है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इसने साइबर कुश्ती 2026 एक प्रतियोगिता है, एक इवेंट है, इसका आयोजन किया है ना। इसे कहा जाता है हैकाथलॉन, हैकाथॉन। ठीक है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड हैकाथॉन है, मतलब एक प्रकार का इवेंट है, एक प्रकार का कंपटीशन है। कंपटीशन बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, साइबर कुश्ती। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसका आयोजन नेशनल साइबर सिक्योरिटी और एआई हैकाथॉन है, जिसको लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और इसे नाम दिया गया साइबर कुश्ती 2026। हालांकि एक फाउंडेशन की भी यहां पर मदद ली गई है, फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, लेकिन मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसकी बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर कुश्ती नाम का एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें होगा क्या, है क्या? तो देखिए क्या होगा, जो भी साइबर एक्सपर्ट है, जो रिसर्चर्स है ना, जो हैकर्स है, उनको यहां पर बुलाया जाता है कंपटीशन के लिए। आप आओ और कॉम्पीट करो। गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थान है जो आयोजित करवा रही है, वो क्या करेगी कि अलग अलग चैलेंजेस देगी इन लोगों को साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए। फॉर एग्जांपल कोई बग है, उसको कैसे खत्म करें, मतलब रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है ना, देखो जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, जो डेवलपर्स है, वो मिलकर किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। तो कोई बग आ गया, उसको कैसे हम सॉल्व करें, एक ये चैलेंज दे दिया।
या कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है इससे कैसे बच सकते हैं, ये एक चैलेंज दे दिया। तो इस तरीके से जो डेवलपर या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं, जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, उनको यहां पर बुलाया जाता है, आप कॉम्पिट करो। 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के इंडियन स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, ये सभी यहां पर भाग ले सकते हैं। एक टीम में मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं। तो ये जो हैकेथॉन है मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए सॉल्यूशन के लिए ही आयोजित किया जाता है। अब इसे आयोजित करने का फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है? साइबर अटैक से सुरक्षा मिल जाएगी, है ना, नए नए हम तरीके ढूंढ पाएंगे, हमारे जो यहाँ पर रिसर्चर्स आएंगे, जो डेवलपर्स आएंगे, वो ऐसा तरीका हमको बता देंगे। एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है, साइबर थ्रेट को पहचाना जा सकता है, उसको रोकने के लिए काम किए जा सकते हैं। भारत की जो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो काफी सारे फायदे हैं, इसीलिए साइबर कुश्ती नाम का जो हैकेथॉन है उसका आयोजन किया जाता है। 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो भी विनर होगा उसे साइबर केसरी 2026 टाइटल दिया जाएगा, मदद भी दी जाती है फाइनेंशियली, और रनर अप को रुस्तम और पहलवान का टाइटल दिया जाएगा। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह संस्था इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। 1987 में यह संस्था बनी थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या है? मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है, और यही आयोजित करवा रही है इस प्रकार का कंपटीशन। भारत सरकार ने मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? तो अब इंडिया में जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना, उनकी ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज को शुरू किया जाने वाला है, यह अनाउंस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की, उस तरीके से रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज में जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग की जा सकेगी। मतलब हार्ड कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिकली हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज इसको नाम दिया गया, क्योंकि जैसे शेयर खरीदते बेचते हो ना, तो वो क्या है, एक इमेजिनरी चीज है। शेयर जब हम देखते हो हाथ में कुछ हार्ड तो है नहीं, तो उसी तरीके से ये मिनरल हार्डली हमारे हाथ में नहीं आएंगे, पर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से, जैसे बिटकॉइन होता है उस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकेगा। तो भारत सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिनरल एक्सचेंज है इसको लॉन्च करने वाली है। अच्छा, किसको ट्रेड किया जाएगा? तो 4 मेजर मिनरल्स पर ट्रेड किया जाएगा पहले फेज में, फिर बढ़ाएंगे, वो आगे देखेंगे। 4 मेजर मिनरल्स में आयरन और है, लोहा अयस्क, लाइमस्टोन है, मैग्नीज है और बॉक्साइड है। तो इन चारों की ट्रेडिंग की जा सकेगी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इस एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, इसकी निगरानी करेगा। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग इकोसिस्टम की निगरानी करना, यह काम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मिनरल एक्सचेंज क्या करेगा, समझ में आ गया? ऑनलाइन मार्केट प्लेस या एक्सचेंज है जहां पर मिनरल्स की खरीदी और बिक्री की जा सकेगी, और ऑब्वियसली बात है इसको रेगुलेट करने के लिए काम किया जा सकेगा, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड किया जा सकेगा लोगों को। इंडिया में रिसेंटली अभी मिनरल एक्सचेंज रूल 2026 को लागू किया गया था। 30 जून 2026 को मिनरल एक्सचेंज रूल 2026 जारी किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। इसी के अंतर्गत जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है वो रेगुलेट करेगी इस एक्सचेंज को। इन स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरह वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? नहीं समझ में आया, इंग्लिश में पढ़ो इसको। देखो, इंडिया फर्स्ट फुली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो कमर्शियली जिसका यूज किया जा सकेगा। देखिए क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो वो सैटेलाइट जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, फोटो लेते हैं और अर्थ की इमेजेस क्लिक करते हैं, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में होते, अंतरिक्ष में, और पृथ्वी
का अवलोकन करते हैं। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी की इमेजेस लेते हैं, समय समय पर डेटा पृथ्वी पर भेजते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को। अब क्या होगा, इसका कॉन्स्टिलेशन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होगा और इन ग्रुप ऑफ सैटेलाइट का कमर्शियली यूज किया जा सकेगा। तो इंडिया का ये पहला है, ठीक है, भारत की पहली पूरी तरीके से कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। इसके लिए इन स्पेस नाम की जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत की गवर्नमेंट की संस्था है, इसने समझौता किया है एलाइड ऑर्बिटल प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है कंपनियों का ग्रुप, है ना, मतलब यहां पे कोई एक कंपनी नहीं है जिसके साथ समझौता हुआ है, एलाइट ऑर्बिटल प्राइवेट लिमिटेड और उसके साथ जितनी भी कंपनियां हैं उनका ग्रुप है कंपनियों का, उसके साथ समझौता हुआ है इन स्पेस का कि इस तरीके की सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को बनाया जा सके और इसका कमर्शियली यूज किया जाएगा। मतलब जिन भी कंपनियों को नीड है इंडिया की इमेजेस की, पृथ्वी की इमेजेस की, जिन भी कंपनियों को डेटा चाहिए वो सारा डेटा यहां से प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेचा जा सकेगा, ठीक है। तो अगस्त 2026 में इन स्पेस ने अलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ एक समझौता किया है। तो यह हो गया आंसर ए, इस कंपनी के ग्रुप के साथ एक समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है, भारत की पहली पूरी तरीके से कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को तैयार करना। प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। गवर्नमेंट की संस्था तो है ही है इन स्पेस, प्राइवेट कंपनीज को के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसकी हमने बात की है, कंसोर्टियम। देखिए प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, टोटल 12 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी लागत आएगी और 2029 तक ये पूरा काम करना शुरू कर देगा। ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इन स्पेस ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करने वाली भारत सरकार की संस्था है। इसका काम क्या है, प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए प्रमोट करना और ऑथराइज करना। तो गवर्नमेंट की संस्थाएं, इन्होंने समझौता किया है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सैटेलाइट का ग्रुप होता है जो कि अर्थ की सरफेस की तस्वीरें लेता है, डेटा कलेक्ट करता है। फायदा क्या होता है, तो देखिए जब अर्थ की फोटो ली जाती है, निगरानी की जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो एग्रीकल्चर, किसानों के लिए मदद की जा सकती है। एग्रीकल्चर, कहाँ सूखा पड़ने वाला है, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, कौन सी मिट्टी है, किस फसल के लिए उपयुक्त है ना, वेदर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में पता चल सकेगा, है ना। जनसंख्या को डिटेक्ट किया जा सकेगा, शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड को देखा जा सकेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है इनको डिटेक्ट किया जा सकेगा। काफी सारे फायदे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, सैटेलाइट्स के। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन कमर्शियली पहली बार इनका यूज किया जाएगा। तो ये काफी सारे फायदे हैं, ये मैंने आपको कैजुअली शॉर्ट में बता ही दिए हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना को मंजूरी दी है। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जो पेंशन प्राप्त करता है, जो पेंशनर्स है राज्य में, उनके लिए एक हेल्थ केयर स्कीम को अप्रूवल दिया और इस स्कीम का नाम है संध्या किरण योजना। कौन सी है, संध्या किरण योजना। बुढ़ापे में जब कोई है तो जीवन का संध्या काल है, तो संध्या में किरण की तरह ये स्कीम है उनके लिए, हेल्थ स्कीम है, हेल्थ केयर स्कीम। तो कर्नाटका कैबिनेट ने संध्या किरण स्कीम को मंजूरी दी है। आयुष्मान भारत जो योजना है आरोग्य, कर्नाटका के तहत 70 वर्ष से कम उम्र के जो राज्य के पेंशनर्स हैं, राज्य के जो पेंशन प्राप्त करता, जो पहले गवर्नमेंट जॉब में काम कर चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, उन सभी और उनकी फैमिलीज के लिए एक कैशलेस हेल्थ स्कीम है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है संध्या किरण स्कीम के नाम से। इसमें क्या किया जाएगा, सभी फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का सालाना हेल्थ कवर दिया जाएगा, जैसा आयुष्मान भारत के तहत दिया जाता है। ओके, स्कीम से राज्य के लगभग 4,93,000 लोगों को फायदा होगा और करीब 3 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो स्टेट की पेंशनर से, उनको इसमें शामिल किया जा सकेगा। तो अलग अलग
सुविधाएं मिलेगी कैशलेस, मतलब किसी को भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इलाज के समय। 5 लाख रुपए तक का एक बीमा की तरह है, लेकिन पेंशनर्स के लिए से लाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, संध्या किरण स्कीम। देखिए यहां पर लेकिन जो पेंशनर से उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से फ्री नहीं है, इसको समझिएगा। सर्विस पेंशनर्स जो है ना अपनी पेंशन का 1.25% कंट्रीब्यूट करेंगे हर महीने, और जो फैमिली पेंशनर से अपनी पेंशन का 0.75% कंट्रीब्यूट करेंगे। जो शेयर रहेगा वो 70-30 का रहेगा। 70% जो हिस्सा है वो बेनिफिशियर्स को देना पड़ेगा, और 30% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट देगी हेल्थ इंश्योरेंस का, जो भी इसके तहत 5 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है उसका। ठीक है, तो कर्नाटका कैबिनेट ने संध्या किरण स्कीम को लॉन्च किया है कर्नाटका राज्य में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना कि क्या है। RSVC अमृत प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया है नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म मतलब कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, इस तरीके से। लेकिन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप एनहेंस्ड स्मार्ट विलेज सेंटर को। ओके, क्योंकि ये जो सेंटर है ना, इसी के तहत अब जो लॉन्च किया गया है वो RSVC अमृत प्लेटफॉर्म है। देखो RSVC इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूटेज। ये जो वर्ड है ना, ये और शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप एनहेंस्ड। ये आर का मतलब है एस से स्मार्ट, विलेज और सेंटर VC। ठीक है, अब इसके तहत ये पहले से सेंटर गांव में कार्यरत थे। इन सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। कैसे काम करता है इसको समझो। देखो RSVC अमृत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य कि गांव में जो नई टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसको ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनकी समस्या को हल किया जा सके। तो नाबार्ड ने ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नाबार्ड का प्लेटफॉर्म है, आप तो ये याद रख लो। पहले हम पर्टिकुलर ये जो विलेज सेंटर है इसको देख लेते हैं कि रूटेज या RSVC ये पर्टिकुलर सेंटर क्या करते हैं। देखिए गांव में ये सेंटर से स्थापित है, गवर्नमेंट के अलग अलग गांव में नाबार्ड के द्वारा संचालित है। इनमें क्या होता है, जो नई रिसर्च होती है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन होता है ना, उन सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल कम्युनिटीज तक पहुंचाया जाता है इन सेंटर के माध्यम से। मान लो किसी गांव में किसी किसान को कोई समस्या है कि भाई उसके खेत में अलग तरीके का कोई टेक्नोलॉजी उसको यूज करना है खेती के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो अब उसको तो नहीं पता, तो वो इन सेंटर्स में जाएगा और इनसे पूछेगा भाई मेरे को किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अब मान लो इस सेंटर, ये तो सेंटर का काम हो गया, अब उसके किसान की समस्या का ये हल करेगी। अब मान लो कि इस सेंटर के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस किसान को चाहिए, वो किसी और गांव में किसी और सेंटर के पास है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो फिर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है RSVC अमृत प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन बना दिया गया है। सारे जो ऐसे RSVC सेंटर है आपस में जुड़े हुए होंगे। किसी सेंटर को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए जो दूसरे सेंटर में, किसी और दूसरे सेंटर को किसी और सेंटर की टेक्नोलॉजी चाहिए अपने गांव में किसान की मदद के लिए, तो ये सभी आपस में उस एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेंगे और रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए काम कर पाएंगे मिलकर। तो इन सभी सेंटर्स को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। तो इस तरीके से नाबार्ड ने इन पर्टिकुलर RSVC अमृत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आई होप समझा पाया हूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए मान लो पूरे भारत में 100 गांव में RSVC सेंटर है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना है, किसी को नहीं पता ना किस सेंटर में क्या रखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी रखी है, तो इन सभी को इंटीग्रेट करेगा RSVC अमृत प्लेटफॉर्म, जिसे नाबार्ड ने लॉन्च किया है। नाबार्ड जो है ना, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई फाइनेंसिंग देना डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही यह काम करता है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये ईयर पूछा जाता है, इसको याद रखना। कब? 12 जुलाई 1982। ओके। नाबार्ड एक्ट लाया गया था 1981 में और इसी के माध्यम से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। डॉक्टर शाजी कृष्णन वी इसके चेयरमैन के पद पर है। ओके, तो यहां पर 18 अगस्त के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इजीली कवर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, है ना। वैसे तो हमने बहुत ही इजी वे में ही डिस्कस किया है सारे क्वेश्चन को, सारी न्यूज को। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? ओणम से कहां मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरला स्टेट में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें इंडिपेंडेंस डे के भाषण में भारत के विकास के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की है? तो यह है सप्तधारा। डिस्कस किया था हमने इसको। हाल ही में टेलीविजन चैनल के लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट लिमिट हटा दी गई है? 12 मिनट पर आवर की लिमिट को हटाया गया है। डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 किस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में योगदान के लिए दिया गया? तो यह है सोवा रिगपा। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है? इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के तहत कुछ 3 साल क्या जो इनिशिएटिव से रिन्यू किया गया है। इनिशिएटिव पहली बार आया था 2022 में। फॉक्सटेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। 80वें इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर का जिक्र किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया 2021 में। ठीक है। और 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए श्रावणी मॉडल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और अगस्त 2026 में फ्लोरेंस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। फ्लोरेंस द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा परमानेंट सेटलमेंट से था। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय संविधान में जो मनी बिल है ना, इसकी डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 110 में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए, इंपॉर्टेंट थे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे नोट करो। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? और मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।